Hello, good morning everyone. Myself Ram Pachori and you are all most welcome to Pachori MLT यूट्यूब चैनल। आज हम जो है रूटीन हेमाटोलॉजी एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके हेमाटोलॉजिकल टेस्ट लगते हैं और जो ब्लड से रिलेटेड एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेलवे के रिक्रूटमेंट आ चुके हैं, इसके अलावा डीएसएसबी और बीएसएफ के एग्ज़ाम जो हैं वो लगने वाले हैं, तो उनके लिए जो है हम कुछ एक एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जूनियर्स के साथ और कलीग्स के साथ शेयर करें, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं आगे भी एमसीक्यू सीरीज़ ऐसे ही लाता रहूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, अनाउंस कर दिया था आपके ये टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, 1 यूनिट ऑफ रैंडम डोनर प्लेटलेट आइडियली इंक्रीज द प्लेटलेट काउंट इन एन अडल्ट बाय 5,000, 10,000, 15,000 और 20,000। यानी कि एक रैंडम डोनर यूनिट प्लेटलेट जो है वो एक यूनिट से आपका कितना प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। तो इसमें जो है 5,000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपका जो है रेज होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट आंसर 5,000 करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें जो है 1.5 मीटर है तो आपका जो है 7,500 प्लेटेड बढ़ेगा, और अगर 2 मीटर स्क्वायर एरिया है तो उसके अकॉर्डिंग 10,000 प्लेटेड बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इन द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के अंदर कौन सा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा यानी आईटीपी जो है वो आपका सबसे कॉमन बच्चों के अंदर पाया जाता है, जिनकी एज 10 ईयर से कम है, उनके अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि इन अडल्ट टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट, यानी कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो कितना परसेंट होता है। तो आपकी 8% जो है वो आपका होता है। तो अगर किसी पर्सन का 70 kg के अराउंड वेट है तो 5 से 6 लीटर के आसपास ब्लड उसमें प्रेजेंट होगा। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन ऑफ द डीएनए इन द आरबीसी, यानी कि जो आरबीसी में डीएनए के मैचुरेशन के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें विटामिन B12 जो है वो आपके रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कि आपके मैचुरेशन में हेल्प करता है। और इसके अंदर अगर जो है एबनॉर्मेलिटी हो गई तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्वेश्चन में पूछा, ये अच्छा क्वेश्चन है कि विच ग्रेनुलोसाइट और मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर स्टिमुलेट द मेगाकैरियोसाइट प्रोजेनेटर, यानी कि इनमें से कौन सा ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है जो कि मेगाकैरियोसाइट प्रोजेनेटर को स्टिमुलेट करता है। यानी कि जो आपके प्लेटलेट बनाएगा उस मेगाकैरियोसाइट को स्टिमुलेट कौन करता है। तो इसमें पेनमाइलॉइड ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं वो मेनली स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, नेम ऑफ द ड्रग विच डिमिनाइज द इरिथ्रोपोइसिस, यानी कि कौन सा ड्रग है जो कि आपके इरिथ्रोपोइसिस को क्या कर देता है, डिमिनाइज कर देता है, यानी कम कर देता है। तो इसमें जो है रिफाम्पसिन, मेथोट्रेक्सेट, इथमाब्यूटोल और पेनिसिलिन। तो इनमें से जो एंटी कैंसर ड्रग है एक मेथोट्रेक्सेट, जो कि आपके क्या करता है, इरिथ्रोपोइसिस को डिमिनाइज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि इन विच केस एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन इज डिप्रेस्ड, यानी कि इनमें से किस केस के अंदर आपका एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है क्रॉनिक नेफ्राइटिस, दूसरा है रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तीसरा है आपका बोथ और चौथा है नन। तो इसके अंदर देखिए क्रॉनिक नेफ्राइटिस जो है वो बेसिकली आपके इन्फ्लामेशन है किडनीज़ का, और मेनली एरिथ्रोपोइटिन जो है वो रिलीज़ भी किडनीज से होता है, तो वहाँ पर प्रोडक्शन अफेक्टेड होगा। और साथ ही साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर रिपीटेड होंगे तो ऐसी कंडीशन में भी आपके एरिथ्रोपोइटिन लेवल जो है वो डिप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही आंसर इसके करेक्ट हो जाएंगे, तो सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा है विच सेल ऑर्गेनली इज एब्सेंट इन द आरबीसी, आरबीसी के अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनली जो है वो एब्सेंट होता है। तो इसके अंदर राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और ऑल। तो इसके अंदर आपके जो है चारों ही जो है मतलब आपके फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनमें से ना तो न्यूक्लियस होता है, ना राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है हिंज बॉडीज़ आर फॉर्म ड्यूरिंग द कंडीशन, यानी कि हिंज बॉडीज़ का फॉर्मेशन किन कंडीशन में होता है।
तो हिंज बॉडीज़ बेसिकली आरबीसी के अंदर का जो हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन है वो प्रेसिपिटेट होने की वजह से हिंज बॉडीज़ बनती हैं। तो ये आपके एनवायरमेंटल ऑक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, और आपके इसके अलावा फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी है वो भी हिंज बॉडीज़ का प्रोडक्शन करवा सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर ए और बी दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। एचएमपी संट जो है वो तो बेसिकली आरबीसी के अंदर हम बात करें तो आरबीसी में जो आपका ग्लाइकोलाइसिस है उसी पर मेनली डिपेंड होता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो उसको उसी से मिलती है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि द पोर ऑफ द सेल अलाउ विच आयन टू पास इन एंड आउट, यानी कि इनमें से कौन सा सेल जो है, मतलब सेल के अंदर जो पोर है उनमें कौन से आयन को परमिएबल बनाता है और किसको नहीं बनाता। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखा है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इसमें पोटेशियम आयन जो है वो आपके परमिएबल होता है, सोडियम आयन और ये जो है परमिएबिलिटी शो नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ग्राफ डिराइव फ्रॉम द सैम्पलिंग इन द हेमाटोलॉजी इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल इज कॉल्ड, यानी कि जो आपके हेमाटोलॉजी इंस्ट्रूमेंट के अंदर सैम्पलिंग से जो ग्राफ बनता है वो आपके क्या कहलाता है, जो सेल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है उसको मेनली हिस्टोग्राम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि व्हाट इज़ द सिट्रेट ब्लड रेशियो फॉर द ईएसआर, ईएसआर के लिए सिट्रेट ब्लड रेशियो क्या होता है। तो इसके अंदर क्या है कि सिट्रेट ब्लड रेशियो क्या है 1:4 रहता है। ठीक है, और पीटी के अंदर 1:9 है और ईएसआर के अंदर 1:4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है व्हाट इज़ पीसीबी, पीसीबी क्या है, यानी कि इसमें ऑप्शन दिए हैं परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन द होल ब्लड, नंबर ऑफ आरबीसी इन द होल ब्लड, नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन इन द होल ब्लड और प्रोपोर्शन ऑफ आरबीसी टू द प्लाज्मा। तो इसके अंदर करेक्ट रहेगा आपके परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन द होल ब्लड, यानी कि आपका आरबीसी का परसेंटेज जो होता है होल ब्लड के अंदर वही जो आपका पीसीबी कहलाता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पहले रेलवे के अंदर जो एग्ज़ाम लगा था उसके अंदर पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ द इंक्लूजन सीन इन द एक्यूट माइलॉइड लिकेमिया, यानी कि जो आपका एएमएल का केस है माइलॉइड लिकेमिया, एक्यूट माइलॉइड लिकेमिया, उसमें आपको कौन से इंक्लूजन्स देखने को मिलते हैं। ये याद रखना है, ऑयर रॉड जो है वो उसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं मेनली एक्यूट माइलॉइड लिकेमिया के जो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर है उसके अंदर, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि थैलेसीमिया के अंदर आरबीसी कैसी अपीयर दिखती है। तो थैलेसीमिया के अंदर बेसिकली ये क्या है, आपका एक तरीके का क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है हीमोग्लोबिन का, और इसके अंदर मेनली माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक टाइप ऑफ एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो माइक्रोसिटिक मतलब आरबीसी का साइज़ कम हो जाएगा और हाइपोक्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म फॉर सीरम, इनमें आप ऑप्शन दिया है आयरन, विटामिन B12, टोटल लिपिड एंड क्लॉटिंग फैक्टर। तो इसके अंदर देखिए आयरन, B12 और लिपिड ये तीनों तो आप जो है बेसिकली सीरम से ही लगाते हो, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो आपके सीरम से नहीं लग सकते। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि हीमोफीलिया बी के लिए कौन सा फैक्टर एस्टिमेट करते हैं। तो हीमोफीलिया बी जैसे अभी मैंने लास्ट क्लास कोगुलेशन की ली थी उसमें बताया था कि 3 टाइप के हीमोफीलिया हो सकते हैं। तो इसमें जो फैक्टर 9 है वो आपके हीमोफीलिया बी के लिए है, फैक्टर 8 जो है वो हीमोफीलिया ए के लिए है, और फैक्टर 11 जो है वो आपके हीमोफीलिया सी के लिए होता है। ठीक है, तो फैक्टर 9 इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच टेस्ट इज डन टू मॉनिटर द ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी, यानी कि कौन सा जो है टेस्ट आप ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी के लिए करवाते हैं। तो मेनली जो आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम है जो कि आपकी इंट्रेंस प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर से रिलेटेड है, तो ये मेनली हम जो है करवाते हैं ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी के लिए। ठीक है, पीटी यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है ब्रैडीकाइनिन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि ब्रैडीकाइनिन का क्या रोल है। ब्रैडीकाइनिन जो है वैसोडाइलेटर है, कॉन्स्ट्रिक्शन है या मसल स्पाज्म कॉज करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये वैसोडाइलेशन करवाता है। ठीक है, तो ये वैसोडाइलेशन का काम करवाता है, वैसोडाइलेटर एक तरीके का। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लास्ट पूछा है। देखिए इसमें ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा इंटरल्यूकिन है, विच इंटरल्यूकिन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट फॉर फ्रॉम मेगा कैरियोब्लास्ट, ये फॉर नहीं है फ्रॉम है। तो इनमें मेगा कैरियोब्लास्ट से मेगा कैरियोसाइट बनाने के लिए कौन सा इंटरल्यूकिन हेल्प करता है। तो इसके अंदर जो IL-6 है वो इंटरल्यूकिन आपके हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने कुछ MCQ डिस्कस करे।
ठीक है, तो इन एमसीक्यूज़ को करिए और इसके आंसर्स आप जो है देखें। अगर आपको कोई नहीं समझ आता है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस एमसीक्यू सीरीज़ को आप शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करेगा, आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे उतना ही जल्दी आपको न्यू एमसीक्यू सीरीज़ मिल पाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।